बड़े सहाफ़ी कैसे बने, मतलब आपको बड़ा सहाफ़ी क्यों समझे हम? आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया। उसी दौरान मुझे भी एक इंटरव्यू की ऑफ़र आई थी और वो ऑफ़र आई थी बग्स बनी की तरफ से। अरमान खान साहब, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन टीवी चैनल के साथ वाबस्ता थे, उसके अखबार में लिखते थे, टीवी पे प्रोग्राम किया करते थे, फिर आपने अचानक से वो चैनल छोड़ दिया, क्या सिर्फ पैसे के लिए? पैसा मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं रहा, पैसे को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। मैंने अहमियत दी है तो सिर्फ़ रुपए को दी है। कभी किसी सहाफ़ी से जेलस हुए? अपने दौर के अहद के किसी सहाफ़ी को देख के आपने सोचा हो कि यार काश ये जो काम कर रहा है ये मैं कर लेता? सुहेल वड़ाइच साहब को किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाया जाए तो चेकिंग के बाद पूरे 25 लाख किलोमीटर चले हुए मीटर के साथ नजर आएंगे। माफ़ कीजिएगा अली मोहम्मद खान साहब, अगर सुहेल वड़ाइच साहब पुराने दौर में होते तो दुश्मन के हमले का ऐलान कुछ यूं करते हैं, दुश्मन ने हमले की तैयारी कर ली है, इससे पहले वो हमला करे आप हमला कर दें। और इतने में दुश्मन हमला करके बलिया बेट करके चला गया होता। जी हाँ। खान साहब, खान साहब आप सो रहे हैं? अरमान खान साहब! दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जी हाँ। ये क्या है? ये कुछ क्या है? ये तो गाना भी नहीं है कोई, ये मिक्स कर दिया आपने सारे कुछ गाने। नहीं, कुछ मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि चंद यादें गड़बड़ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है लेकिन मूड बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको हमेशा मैंने सर उठाकर देखा है। सहाफ़त का वो ताबिंदा सितारा कि जिसने अपने बेलाग तज्जियों से बहुत सौ की नींदें उड़ाई और बहुत सौ के 14 तबक रोशन कर दिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरमान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे। आपने भी शुरू में कहा कि आपका गला ख़राब है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपका गला ही नहीं, आपका करियर भी ख़राब है। आपके करियर का तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका गला मैं ठीक कर सकता हूँ। मुझे याद पड़ता है जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। मेरे पास इसका एक हल है। मैंने एक ठंडी टॉफ़ी खाई हुई जो है, ये ओपरा विनफ्रे से ली थी, उसने मुझे दी थी। तो ये मैंने अभी चूस के जो है वो इसमें रख दी है। ये आप खाइए और आपका गला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल मगर ठीक हो सर जाएगा। और ये आपने आगे 3 लोगों को पास करनी है और इसी तरह सहाफ़त जो है वो पास ऑन होगी। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये खाई हुई कैंडी मैं कैसे खा सकता हूँ, चाहे इसका कोई भी फायदा हो, लेकिन ये आपके मुंह से निकली हुई है, इसे कैसे खाऊं? ऐ मेरे नन्हे सहाफ़ी, नन्हे मुन्ने सहाफ़ी, इसे सिर्फ खाते हुए सोचो कि पहले ओपरा विनफ्रे ने चूसी, उसके बाद मैंने चूसी, अब ये टॉफ़ी, ठंडी टॉफ़ी तुम चूसो, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। और सारी मत चूस देना, कुछ बचा लेना ताकि आगे 3 लोगों को ये तुम पास कर सको। सर मैंने चूस लिया है। वैसे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि बहुत ही गंदे इंसान हो तुम। और सर आप ही ने तो दिया मुझे, आप ही ने तो कहा कि खाओ इसे। अरे अरे, गुस्सा दिखा रहे हो? नहीं मेरे मुन्ने, मेरे छोना, मेरे काका गुस्सा नहीं करते। बड़े कोई चीज़ दे तो उसे आराम से ले लेते हैं, खा लेते हैं, जिद बहस नहीं करते। बहरहाल इस बात को यही छोड़ते हैं। मैं आपसे ये गिला करूंगा कि आपका आज 32वां शो हो रहा है और आपने मुझे इस नाचीज़ को अब याद किया। कैसे कटे ये दिन, कैसी कटी रातें, पूछो ना साथिया जुदाई की बातें। जी हाँ, बात यह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 30 लाख से ज़ायद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के साथ और 90 लाख से ज़ायद उस पर तज्जियात के साथ मैं हूँ आपका अरमान खान। नज़र डालते हैं साल भर की अहम खबरों पर। अरमान खान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका तारुफ मैं करवा चुका हूँ, ये मेरा प्रोग्राम है, इसका होस्ट मैं हूँ, आप नहीं, आप इसके मेहमान हैं। और ये पूरे साल की खबरें कौन सी होती हैं जनाब?
तुम जैसे लौंडे सहाफत की दुनिया में अभी कच्चे हैं। जिस तरह चावल पुराना होकर बयारी हो जाता है, इसी तरह पुरानी खबरें तारीख का हिस्सा बन जाती है और तारीख का हिस्सा बन के वो हमें बहुत कुछ सिखाती है और तारीख से आपको पता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रही बात तारुफ की, तो अरमान खान को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बेसाखियों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अरमान खान अपना तारुफ आप है। वैसे अरमान खान साहब, बात आपने पते की है, तजुर्बे का कोई जोड़ नहीं। क्यों बनाते हो ये रेत के महल? एक दिन खुद ही इन्हें बिठाओगे तुम ज्यादा पते ना पूछो, एक दिन खुद अपना पता भूल जाओगे तुम। जी हाँ। इस बात का मेरी बात से क्या ताल्लुक? खैर छोड़ें इस बात को। ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपने एसी वाले स्टूडियो में बैठ के सहाफत का आगाज किया। क्या ये बात ठीक है? आपने सहाफत ऐसे ही शुरू की? यूँ समझिए कि मैं सहाफ़त की दाई हूँ और ये जो मेरे बारे में लोग बोलते हैं ये एकदम झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, ये दुष्नाम तराजी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ मुगलिया दौर से शुरू किया था, जिस ज़माने में सहाफ़त कपड़ों पर लिखी जाती थी और आज भी मेरे लिखे गए खतूत न जाने कहाँ कहाँ है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सोबतें बर्दाश्त की। आप कपड़ों के ऊपर सहाफत करते थे? जी हाँ, मेरे तो कई शलवार कमीज़ों पे सहाफ़त लिखी हुई है मुगलिया दौर की और मुझे आज खबर मिली है कि किसी लॉन्ड्री वाले ने मेरी एक आध शलवार कमीज़ पे लिखी हुई सहाफ़त फाड़ दी। मैंने कहा ना, सहाफ़त की वजह से मेरी कई बार ज़बाबंदी हुई, मैंने कोड़े खाए। कोड़े खाए? जी, वो दूसरा केस था। दूसरा? तो पहला कौन सा था? वो दूसरे से पहला वाला था। अरमान खान साहब, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन टीवी चैनल के साथ वाबस्ता थे, उसके अखबार में लिखते थे, टीवी पे प्रोग्राम किया करते थे, फिर आपने अचानक से वो चैनल छोड़ दिया। क्या सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, पैसा मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं रहा। पैसे को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। मैंने अहमियत दी है तो सिर्फ रुपए को दी है। जोक्स अपार्ट, मेरा उनके साथ एक इख्तिलाफी नोट पर मामला ख़राब हो गया था। उनका एक कैरेक्टर था मिस्टर जीब के नाम से। मेरा ये ख्याल था कि मिस्टर जीब को मिस्टर जीब नहीं बल्कि मिस्टर चाहिए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल होता। लेकिन उन्होंने मेरा ये सजेशन जो है वो नेगलेक्ट कर दिया। इख्तिलाफ इतना बढ़ गया कि मैंने अपने दोनों नुक्ते उठाए और अपना ही नुक्ता बना डाला। आपने वो इदारा छोड़ दिया इख्तिलाफ की बुनियाद पे। आपका इतना हाईली रेटेड शो था, उसका क्या बना? सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि मैंने सोचा कि 2-3 दिन बाद शायद इनकी अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे रिज़ायत देने के बाद अगले दिन ही मेरे ही साइज़ का बंदा, मेरे ही जैसे बोलने वाला, मेरे ही जैसे चश्मे लगाने वाला और उसके नाम के साथ भी खाद आता था, उसे बिठा दिया। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि आपका शो आपसे लेके किसी और के पास चला गया। नहीं, मैं तो पूरा साल यही घर बैठे समझता रहा कि शायद ये शो मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ये इदारा नहीं छोड़ा है। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। सहाफ़त में इस तरह की कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अरमान खान साहब, ये तो दुनिया का निज़ाम है, एक चीज़ को रिप्लेस करने के लिए दूसरी चीज़ आ जाती है। एक है तो दूसरी भी होती है चीज़। नहीं, एक चीज़ रिप्लेस नहीं होती। एक चीज़ अगर एक बार हो गई तो हो गई, वो दोबारा नहीं होती। ऐसा नहीं है, एक चीज़ होती है उसके बाद कोई और चीज़ हो जाती है। तुम अभी नन्हे सहाफ़ी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। जब बड़े होगे, समझोगे, सहाफ़त सीखोगे, फिर तुम्हें समझ आएगी। इस उम्र में एक चीज़ एक ही बार होती है। अरमान खान साहब, पता नहीं आप किस तरफ बात को लेके जा रहे हैं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। खैर, ये बताइए कि आप जिस चैनल के साथ मुलाजमत किया करते थे शुरू में, उसमें आपके साथ और बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी काम किया करते थे। हामिद मीर साहब का नाम एक ऐसा नाम है जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ के लिए मशहूर है। इसके अलावा उनका जो इंटरव्यू था जो उसामा बिन लादेन का उन्होंने किया, वो उसने बड़ी शोहरत पाई। आपने कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं किया? नहीं, मैंने बिल्कुल किया। जिन दिनों आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, उसी दौरान मुझे भी एक इंटरव्यू की ऑफ़र आई थी और वो ऑफ़र आई थी बग्स बनी की तरफ से। बग्स बनी ने काफ़ी अरसे मुझसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मैं चूँकि मसरूफ़ था अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में, खैर जैसे तैसे करके बग्स बनी से बात हुई। बग्स बनी से जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मुझे एक मुच्छड़ शिकारी तंग कर रहा है और
उसामा बिन लादेन के साथ आप किसको कंपेयर कर रहे हैं? बग्स बनी को। यार कोई, अरमान खान साहब मैं आपकी इज्जत करता हूं मगर उसामा बिन लादेन एक इंटरनेशनल फिगर, दूसरी तरफ बग्स बनी एक कार्टून ख्याली कैरेक्टर। आप ये देखिए ना कि ख्याली कैरेक्टर तो उसामा बिन लादेन भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसामा बिन लादेन ने कितने धमाके किए होंगे, एक दो किए होंगे, लेकिन बग्स बनी ने हर अपने नए एपिसोड में 5-6 धमाके किए, बल्कि एक में तो उसने पूरा खेत का खेत उड़ा दिया। तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है उसामा बिन लादेन से। ये इंटरव्यू का किस्सा भी बड़ा कमाल का है अली मोहम्मद खान साहब। मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को रीड कर रहा था, अपने तज्जियात बना रहा था, तो मुझे एक अननोन कॉल आई। मैंने हेलो कहा तो आगे से आवाज़ आई, व्हाट्सएप डॉक। मैं समझ गया ये बग्स बनी है। बग्स बनी ने मुझसे कहा कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहूँगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे इलाके में बड़ा ख़तरनाक मामला चल रहा है, आपको भेस बदल कर आना होगा। मैंने जनाब ट्वीटी का भेस बदला और बग्स बनी के पास पहुँच गया, लेकिन रास्ते में दुश्वारियाँ भी थी। ये नहीं कि वो इंटरव्यू आसान था। हामिद मीर साहब के लिए तो सारे मामला सेटअप पहले से तैयार थे, कोई मुश्किलात नहीं हुई, उन्होंने आसानी से इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। लेकिन मुझे बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। मेरे पीछे 2 काले बिल्ले लग गए थे। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मुश्किल इंटरव्यू था। तब जाके इंटरव्यू मुकम्मल हुआ। उसके बाद जब मैं ऑफिस आया तो 3 दिन तक मेरे हाथ ट्वीटी के परों की तरह यूं अकड़े रहे। 3 दिन बाद जाके वो हाथ ठीक हुए। तो ये होती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और इस तरह की खतरनाक इंटरव्यू। आप क्या समझते हैं कि सब कहाँ हुआ इंटरव्यू है दिया क्या? आपने? हामिद साहब का इंटरव्यू दुनिया के लिए मौजूद है, देखने के लिए चला चैनल्स के ऊपर। आपने जो बग्स बनी का इंटरव्यू लिया वो कहाँ है, वो कहाँ चला? मेरे बुड्ढे मियाँ, आप सोते रहिए, आपको पता ही नहीं। आप किस मुंह से, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा किस मुंह से आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने का दावा कर रहे हैं। आपको शायद याद हो कि जिन दिनों ये इंटरव्यू मेरा हुआ था तो CNN को इस बात का पता चल गया था। CNN ने मेरी तरफ बहुत सारे पैगामात भिजवाए, कभी कबूतर भेजे, मुख्तलिफ ज़राए से मेरे मुझ तक पैगामात भिजवाते गए कि प्लीज़ ये टेप हमें दे दे। अली मोहम्मद खान साहब, आपको क्या पता वो इतना धमाका खेज इंटरव्यू था, मैं कभी CNN को वो ना भेजता। मैंने उस इंटरव्यू की टेप को हमेशा अपने सीने से लगाकर नेफे में रखा। यकीन जानिए, अगर मेरे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस ना आता, मैं ये कदम नहीं उठाता। एक दिन मुझे गैस का 300 जायद का बिल आया। मुझे आखिर फैसला करना पड़ा कि ये टेप मुझे बेचनी पड़ेगी। मैंने डॉलर्स में भारी रकम के एवज वो टेप CNN को बेच दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं क्रेडिबल सहाफ़ी हूँ और CNN ने मुझसे वो टेप बगैर चेक किए ले ली। असल में मेरे नेफे में 2 टेप थी, एक तो वो इंटरव्यू वाली टेप थी और एक दूसरी टेप थी। गलती से वो दूसरी टेप CNN ने बगैर सोचे समझे, बगैर चेक किए हुए ऑन एयर कर दी। वो टेप ऐसी चली कि धमाका खेज अंदाज से चली। CNN की वाह वाह हो गई। CNN पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में वायरल हो गया। और उन दिनों तमाम दुनिया ने बशमूल पाकिस्तानियों ने उस धमाका खेज वीडियो को CNN पे हमेशा जब भी देखा यूं कपड़ा लगा कर देखा। जो टेप आपने उनको दी वो चली, जी हाँ। और वो लोग इस वजह से उसको ऐसे देखते थे कि वो ऐसी टेप थी। जी बिल्कुल। तो जो असल टेप थी बग्स बनी के इंटरव्यू वाली, वो कहाँ गई? उसमें मैंने पाकिस्तान का शाहकार ड्रामा धुआं रिकॉर्ड करवा लिया था। जी हाँ, जिसमें वो गाना था, एस तो डाना दुखदा कोई, एस तो डाना दुखदा कोई, यार ना बिछड़े किससे ना प्यार ना बिछड़े। खान साहब आप सो रहे हैं? अरमान खान साहब, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जी हाँ। ये क्या है? ये क्या है? ये तो गाना भी नहीं है कोई, ये मिक्स कर दिया आपने सारे कुछ गाने। नहीं, कुछ मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि चंद यादें गड़बड़ हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं। आप अपनी यादों के अंदर से जर्नलिज्म के कोई वाकयात सुना सकते हैं हमें? आपको जर्नलिज्म पे बात करने के लिए बुलाया था। बताइए, आप बड़े सहाफ़ी कैसे बने? मतलब आपको बड़ा सहाफ़ी क्यों समझे हम? मोहम्मद अली खान साहब, शायद मैं दुनिया का वो वाहिद रिपोर्टर हूँ जिसे ये एजाज़ हासिल है कि उसने तने तनहा अमेज़न के जंगलात में
पहली बार, जी हाँ, ये क्रेडिट सिर्फ मेरे हिस्से में आया। पहली बार मैंने किसी एनाकोंडा के मुंह के आगे माइक रखकर उससे लचकदार होने का सवाल किया है। ये एजाज सिर्फ इस नाचीज को हासिल है। आपने क्या सवाल पूछा? मैंने उससे पूछा कि आप इतने लचीले कैसे हैं, इतनी लचक आप पे कहाँ से आई? अरमान खान साहब, एक एनाकोंडा के सामने आपने माइक रख दिया, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या बड़ा काम कर दिया आपने? देखिए, बात यह है अली मोहम्मद खान साहब, मेरे नन्हे मुन्ने सहाफ़ी, कोई भी दुनिया का सहाफ़ी, उसमें इतनी जुर्रत, इतनी करज, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक एनाकोंडा के समूह के आगे माइक रख के उससे उसके लचकदार होने का सवाल कर सके। कई सहाफ़ी डर जाते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं, उनकी लुकनत आ जाती। और आपको पता है कि अगर सहाफ़ी जर्द पड़ जाए तो उसे जर्द सहाफ़त करने वाला सहाफ़ी कहते हैं। और बाद सहाफ़ी सांप के करीब जाते हुए हाथों पे लिफाफा चढ़ा लेते हैं और उनको लिफाफा सहाफ़ी कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं इस हवाले से। और बाद सहाफ़ी एनाकोंडा का इंटरव्यू लेते हुए कांपते हैं, हकलाते हैं, लुकनत आ जाती है वो बात करते हुए, वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पाते। तो ये फ़र्क है इन तमाम चीज़ों में। आपने जब ये शोहरा आफाक इंटरव्यू लिया तो उसके बाद से ये इतनी फ्लुएंसी आई है आपके अंदर, मैं समझ गया, आई गेट इट। सर ये बताइए कि आप माशाल्लाह सहाफ़त में एक नाम रखते हैं, कभी किसी सहाफ़ी से जेलस हुए? अपने दौर के अहद के किसी सहाफ़ी को देख के आपने सोचा हो कि यार काश ये जो काम कर रहा है ये मैं कर लेता? हमारे पुराने इदारे में तो मशहूर था कि अगर ये दो सहाफ़ी मिल जाए तो हमें 24 घंटे में कोई और शो चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही बहुत तेज़ और लंबा बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल बड़ाइच साहब की। सर कैसी बातें कर रहे हैं? सुहेल बड़ाइच साहब तो बड़े धीमे लहजे के सहाफ़ी हैं और बड़े आराम से शुफ्ता उर्दू बोलते हुए वो सवाल पूछते हैं। खैर आप ये बताइए कि आप उनसे जेलस क्यों हैं? देखिए, जेलस होने की कई वजूहात है, लेकिन मैं एक चीज़ से उन पर जेलस होता था। ऐसा नहीं कि मेरी तनख्वाह कम थी, मेरी भी तनख्वाह अच्छी खासी थी, लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब टीए लेते थे और ख़र्चा अपने पल्ले से नहीं बल्कि दूसरों जो मेहमान आते थे उनके पल्ले से ख़र्चा करवाते थे। यानी कि क्या ही अजीब बात है, टीए भी खर्च नहीं हो रहा। अल्लाह की पनाह, ये कोई तरीक़ेकार है? मैं ये देखता था कि यार ये बहुत गलत हो रहा है मेरी आंखों के सामने। यानी कि हमें एक कप चाय प्याली भी बमुश्किल मिलती थी और ये शख्स, ये सहाफ़ी मज़े उड़ा रहा है, टीए ले रहा है, सफ़र कर रहा है, कभी इस देश जा रहा है, कभी उस देश जा रहा है, मुल्कों घूम के इसने मुल्क ही मिटा दिए। ये बहुत पुराना सहाफ़ी है। मैं तो अली मोहम्मद खान साहब आपसे कहूँगा कि अगर सुहेल बड़ाइच साहब को किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाया जाए तो चेकिंग के बाद पूरे 25 लाख किलोमीटर चले हुए मीटर के साथ नजर आएंगे। ये बहुत चले हुए सहाफ़ी है। उन्होंने जो एक लाइब्रेरी बिल्ड की है इंटरव्यूज़ की, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जिन जिन शख्सियात के इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिन जिन लोगों को जाके मिले हैं, उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए हैं जो शायद कोई और पूछने की हिम्मत ना करता, तो ये तो उनको एजाज़ है। माफ़ कीजिएगा अली मोहम्मद खान साहब, अगर सुहेल बड़ाइच साहब पुराने दौर में होते तो दुश्मन के हमले का ऐलान कुछ यूँ करते हैं। दुश्मन ने हमले की तैयारी कर ली है, इससे पहले वो हमला करे आप हमला कर दें। और इतने में दुश्मन हमला करके मलिया बेट करके चला गया होता। जी हाँ, लेकिन मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा सर, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया अपने प्रोग्राम के अंदर। आपने भी कर दिया? जी सर, कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कमेंट्स करते हैं हमारे प्रोग्राम में उन्हें हमने कहा कि वीडियो कमेंट्स करें। तो ये एक वीडियो है, आइए इसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे दिन की थकन, काम, गर्मी, 47-48 टेम्परेचर के बाद इस टाइम पर रूम पर आकर खाना खाने का कुछ जो पल मिला करते थे पहले फैमिली से बात करने के लिए, पहले घंटों घंटों बात हो जाती थी फैमिली से, लेकिन जब से आपने ये बैठक गर्दी स्टार्ट की है ना, तो अब फैमिली से आधी बात होती है और परदेश में बैठकर आपका ये शो एंजॉय करते हैं, स्पेशली ऑन द टाइम ऑफ डिनर, लेट आवर्स में। सो सुपर्ब। और वहीद लाला बहुत ही नंबर 1 माशाल्लाह, किस तरह की मिक्री कर रहे हैं, जो गेटअप कर रहे हैं, आपके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो, और अली भाई जिस तरह से होस्ट कर रहे हैं इस पूरे
प्रोग्राम को। मतलब अमेजिंग यार, जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं सुपर्ब है, आपके डायलॉग डिलीवरी, स्पेशली वहीद लाला का गेटअप। आई लव यू। अल्लाह हाफिज़। तो सर ये 3 लोग थे जिनके कमेंट्स हमने शामिल किए अपने प्रोग्राम में। इस तरह हज़ारों लाखों लोगों के कमेंट्स आते हैं, लेकिन हमने ये 3 ही सिलेक्ट किए हैं। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये तीनों भाई लग रहे हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं जी कोई? जी सर, आप चूंकि बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं तो आपको डेफिनेटली अंदाज़ा हो गया होगा कि ये तीनों भाई हैं। तो थैंक यू सर आपकी ऑब्जर्वेशन का। बस इजाज़त चाहते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ। नहीं 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 नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं 1 घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे से कम शो या प्रोग्राम नहीं करता। अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं। सर आपको 20 मिनट लग रहे हैं, हम सुबह से आपके साथ बैठे हुए हैं। आप जितने फंबल्स, जितनी चीज़ें, जितनी बातों को लचकदार अंदाज में बोलते हैं, उसको तेज़ करके 58-100% स्पीड हमने बढ़ाई है, तो ये अब टाइम बना है। 1 मिनट। ओ मेरे खुदाया, ये तो 12 घंटे हो गए हैं। जी हाँ, हाय अल्लाह, मेरी पार्किंग में से गाड़ी चोरी ना हो गई हो। मैं जाके आप देखता हूँ। जाएं देखें। मैं नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इनको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और कमेंट कीजिए। आप जितना बात करेंगे हमारे चैनल के बारे में, हमारी सक्सेस में, हमारे काम में उतनी ही जिद्दत आएगी, हम उतना ही दिल लगा के काम करेंगे। आपकी मोहब्बतों का बहुत सा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।